बट अगर 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 ये बात सही रही तो उसके यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पे उसका रिमेनिंग होगा, क्योंकि कुछ चैप्टर्स तो उसने उस समय कंप्लीट करके रख लिए जिस समय और बच्चे मजे कर रहे थे। 5 जुलाई 2021 आप सभी के सामने सीबीएसई एक सर्कुलर लेके आती है कि भाई जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम है ना, ये अब 2 भाग में होंगे, एक हो गया टर्म 1, एक हो गया टर्म 2। और ये जो टर्म 1 वाला एग्जाम है ये एमसीक्यू होगा, और ये जो टर्म 1 वाला एग्जाम है ये नवंबर में होगा। तो हमारे पास अब बहुत कम टाइम बचा है। आ रहे हैं ऐसे ऐसे डाउट कि भैया इतना कम टाइम बचा है, अब कैसे तैयारी करेंगे? हम तो सोच के बैठे थे आराम से मार्च अप्रैल में आएगा तब तैयारी कर लेंगे, अब तो इन्होंने अभी कर लिया। और ये जो टर्म वाले एग्जाम है ये तो मार्क्स जुड़े जाएंगे, तो भैया तैयारी कैसे करें? ये एमसीक्यू डालेंगे तो एमसीक्यू क्या हार्ड होंगे, और ये हार्ड एमसीक्यू होंगे तो इसकी तैयारी कैसे करें? इन्होंने सिलेबस तो अभी तक बताया नहीं। ऐसे ऐसे डाउट्स आ रहे हैं दिमाग में। तो मेरी जान ये वीडियो तेरे लिए बनाई गई है, ठीक है? ध्यान से सुनिए पूरी वीडियो को, हर चीज क्लियर कर दूंगा, जो भी मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है यहाँ पे मैं दूंगा। एक बात क्लियर कर दूं, मैं कोई भी बिजनेसमैन नहीं हूँ, ठीक है? मैं कोई बुक यहाँ पे बेचने नहीं आया हूँ। इस बात से ये क्लियर हो गया होगा कि आगे के 20-25 मिनट में तुम्हारे वेस्ट नहीं करूंगा। तुम सभी को छोटा भाई बहन समझ के जो भी ऑनेस्ट एडवाइस होगी यहाँ पे मैं तुम्हें दूंगा। ध्यान से सुनना पूरी वीडियो को। एक बात समझ, जो तेरे टर्म 2 वाले एग्जाम है वो है अभी मार्च में, ठीक है? और उसमें आगे का 50% सिलेबस आएगा जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना, ठीक है? तो अभी टर्म 2 को हम साइड में रख देते हैं, वो बात की बात है, उसमें कभी और बात कर लेंगे। जो आ रहा है, जिसकी ज्यादा टेंशन है, वो है टर्म 1, जो कि अभी 3-4 महीनों में आने वाला है। तो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? पूरी वीडियो में आज हम टर्म 1 के बारे में बात करेंगे, टर्म 2 कभी और कर लेंगे। शुरुआत करते हैं। जो तेरा टर्म 1 वाला एग्जाम है उसमें सीबीएसई के सर्कुलर में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे गए थे उसके बारे में। तो अगर तूने वो सर्कुलर ध्यान से पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पढ़ा है तो आने वाले 1 मिनट में मैं जल्दी से बता देता हूं। अगर पढ़ रखा है तो आगे स्किप कर दियो, वरना इसको सुन ले, ठीक है? मैंने सब पूरा निचोड़ 1 मिनट में समझा रहा हूं। देख, जो तुम्हारा टर्म 1 वाला एग्जाम है, ये टर्म 1 वाला एग्जाम जो है ये होगा तुम्हारा नवंबर और दिसंबर में। पहली चीज यहां पे ये लिखी गई थी। ये नवंबर और दिसंबर में जो एग्जाम होगा ये कहां पे होगा? अगर कोरोना के केसेस कम रहे, अगर कोरोना के केसेस कम रहे तो ये जो टर्म 1 वाला एग्जाम है ये तुम्हारा स्कूल में होगा। अगर कोरोना के केसेस बढ़ गए तो ये जो टर्म 1 वाला एग्जाम है ये तुम्हारे घर से होगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब भैया अगर होगा तो कैसे होगा? ये एमसीक्यू एग्जाम होगा जिसमें कि तुम्हें ओएमआर शीट में भरना पड़ेगा। 90 मिनट के एमसीक्यू होंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया कि भैया एमसीक्यू कैसे? एमसीक्यू भी 3 प्रकार के, एक तो होते हैं जो तुम्हारे नॉर्मल एमसीक्यू हो गए, ठीक है? एमसीक्यू के 3 भाग हैं। एक हो गया नॉर्मल एमसीक्यू कि भाई 4 ऑप्शन है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया कि 4 में से टिक कर दो। एक हो गया तुम्हारा केस बेस्ड, इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, बट जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन आते थे ना वैसे ही अब ये एमसीक्यू में डाल देंगे उन्हीं केस बेस्ड क्वेश्चंस को। और तुम्हारे साथ साथ असर्शनल रीजनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी एमसीक्यू में आएंगे। तो इन 3 पार्ट में तुम्हारे एमसीक्यू आएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? एक और चीज ये लिखी गई है कि जो तुम्हारा सिलेबस है, ये जो टर्म 1 वाला सिलेबस है, ये सिलेबस रेशनलाइज्ड आएगा, रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 1, ठीक है? अब ये जो रैशनलाइज सिलेबस है ये भैया कहां है? ये अभी तक बोर्ड ने नहीं बताया है। बोर्ड ने बोला है कि हम जुलाई में इसे रिलीज करेंगे, और जितना भी रैशनलाइज सिलेबस आएगा उसका 50% टर्म 1 में आएगा। अभी तक उन्होंने ये जो सिलेबस है ये नहीं बताया है। तो भैया अगर इन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हम क्या करें? पढ़ना छोड़ दे, अभी थोड़े दिन तक आराम से ऐश करते हैं, फिर जब ये सिलेबस निकाल देंगे तब उसके बाद कर लेंगे। ऐसे ऐसे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया अभी सिलेबस का वेट कर लेते हैं, है ना? देखो यार, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद, पूरा सर्कुलर पढ़ने के बाद मैंने कुछ एनालिसिस करा है। पिछले 2 दिनों तक मैं बैठ के एनालिसिस ही कर रहा था। जो मेरा ओपिनियन है, ठीक है, ऐसा नहीं है जो मैं बोलने वाला हूँ, जो भी मैं एडवाइस तुम्हें देने वाला हूँ ये फैक्ट है। जो भी सीबीएसई ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जो मेरे मन में आ रहा है मैं तुम्हें छोटा भाई बहन समझ के अब जो एडवाइस देने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। मेरा ये मानना है जो भी सीबीएसई सिलेबस निकालेगी जुलाई में, या फिर जुलाई में थोड़े और लेट कर दे, कुछ नहीं पता भाई, क्या पता अगस्त में आए, ये जो भी ये सिलेबस निकालेगी उस सिलेबस में वो वाले चैप्टर्स जरूर इंक्लूडेड होंगे जो तुमने अभी करके रख रखे हैं ऑलरेडी। नहीं आया समझ में? अप्रैल से तुमने अपना सेशन स्टार्ट कर दिया था, अभी क्या चल रहा है? जुलाई चल रहा है। इस बीच में कुछ चैप्टर्स तुमने कवर कर लिए होंगे, तो वो जो चैप्टर्स तुमने कवर कर लिए हैं, मेरा ये मानना है कि वो चैप्टर्स तो ये टर्म 1 के सिलेबस में जरूर देंगे। नहीं समझे? और अच्छी तरह डिटेल समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथ्स की बात करें, ठीक है, तो मैथ्स में अप्रैल में तुम्हारा सेशन स्टार्ट हो गया था, अप्रैल में तुम्हारा सेशन स्टार्ट हो गया था और अभी चल रहा है जुलाई। तो मई और जून, अप्रैल मई जून, 3 महीने तुमने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा अभी तक। तो अगर हम मैथ्स का एग्जाम्पल लें तो ध्यान से समझो। मैथ्स में मान लो तुमने रियल नंबर पढ़ लिया है अभी तक, मान लो तुमने पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया है ना, मान लो तुमने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया है, मान लो तुमने क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है।
मान लो ये चैप्टर तुमने कवर कर रखे हैं, जो शुरू के 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, तुम्हें ट्यूशन या जहां भी तुम पढ़ते हो वहां तुमने ये पढ़ लिया है। मेरा ये मानना है कि ये जो 4 चैप्टर्स हैं जो बच्चे ऑलरेडी करके बैठे हैं, जो सीबीएसई अब सिलेबस निकालेगी, मान लो सीबीएसई ने जो टर्म 1 का सिलेबस निकाला, उस टर्म 1 के सिलेबस में मान लो उसने 7 चैप्टर दे दिए। मैं सब ये एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ लास्ट ईयर इन्होंने करा था, ऐसा क्या करा था वो भी बताऊंगा, ध्यान से सुनो। तो ये जो टर्म 1 वाला सिलेबस ये निकालेंगे, इसमें जो भी ये 7 या 8 जितने भी चैप्टर्स निकालेंगे, उन चैप्टर्स में ये जो चैप्टर्स हैं ये इंक्लूडेड होंगे। क्या बात क्लियर हुई? अब भैया आप ये कैसे कह रहे हो? भाई देखो एक बात समझो, जो सीबीएसई के एक्सपर्ट्स हैं वो क्या सोचेंगे कि भाई बच्चों ने 3 महीने लग के पढ़ाई करी है, ठीक है, वो सीबीएसई एक्सपर्ट्स ये सोचेंगे कि भाई बच्चों ने 3 महीने बैठ के जो पढ़ाई करी है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो जो 3 महीने जितने भी सिलेबस उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, एटलीस्ट उतना तो डाल ही देते हैं, उतना तो डाल ही देते हैं, और कुछ चैप्टर्स और डाल देंगे। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, एक और मैं तुम्हें यहां पे प्रूफ देता हूं। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बच्चों ने अप्रैल में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, और जुलाई में उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था कि जो तुम्हारा सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है बाय 30%, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने भाई साहब अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने तो पढ़ाई करी थी, तो उन्होंने सोचा कि हमारी 3 महीने की जो पढ़ाई है वो वेस्ट हो गई। ऐसा नहीं हुआ था। जो रिड्यूस उन्होंने सिलेबस निकाला ना, उस रिड्यूस सिलेबस में जो यहां पे बच्चों ने ऑलरेडी कर रखा था उसमें से बहुत कम था जो रिड्यूस हुआ था। मतलब ये जो इस समय पे जो बच्चों ने चैप्टर्स करे थे ना, वो तो थे ही, उनको उन्होंने रिड्यूस नहीं करा था, ना के बराबर रिड्यूस हुआ था। क्या ये बात क्लियर हुई? इसीलिए मैं ये सोच रहा हूं, मेरा ये मानना है कि अब जो सीबीएसई नया सिलेबस निकालेगी उसमें जो तुमने ऑलरेडी चैप्टर्स कर रखे हैं वो वेस्ट नहीं होने देंगे, वो ये इसमें डालेंगे ही टर्म 1 के सिलेबस में। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब आगे बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तुम्हारे 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 4 या 5 जितने भी तुमने अभी कर रखे हैं, कोई नया चैप्टर मत पढ़ो अभी जब तक नया सिलेबस नहीं आ रहा है। जितने चैप्टर तुमने मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में, इंग्लिश में और हिंदी में, जितने भी चैप्टर्स तुमने ऑलरेडी अभी तक कवर कर लिए हैं, उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो कि टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है, वो सोचेंगे भाई जब जुलाई में, उसका वेट मत करो कब वो निकालेंगे सिलेबस, उस चीज का वेट मत करो, क्या पता जल्दी निकाल दे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लेट निकालेंगे, क्या पता वो जल्दी निकाल दे तो बहुत बढ़िया है, बट अगर वो लेट निकाले तो ये बीच का टाइम वेस्ट मत करो। क्यों नहीं करना, फायदा क्या होगा सब बताऊंगा। तो ये जो चैप्टर्स हैं इनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू का पेपर होगा, तो एमसीक्यू के हिसाब से इन सारे चैप्टर्स को जो तुमने ऑलरेडी कर रखे हैं, कहीं पे भी ट्यूशन से पढ़ा है, सेल्फ स्टडी करिए, जो भी करिए, उन सबको एक बार रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, जिससे कि जब तक सिलेबस आ रहा है उससे पहले तुम इतना जो चंक है जो कि ऑलरेडी तुमने कर रखा है इसको रिवाइज करके रख दिया है। कुछ नुकसान तो नहीं होगा। वर्स्ट केस क्या होगा, ये चैप्टर्स नहीं रखे जाएंगे, अबे तुम्हारी प्रैक्टिस तो होगी, ठीक है, तुम तैयारी तो कर रहे होगे, अभी नहीं तो अगले टर्म में तो आएगा वो चैप्टर, तो जितनी तुम प्रैक्टिस कर लोगे उतना फायदा होगा और तुम्हारा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। एक और फायदा मैं यहां पे तुम्हें बताता हूं कि भैया इस चीज से फायदा क्या होगा, ध्यान से सुनना बहुत आराम से। अभी तुम्हारा क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, ठीक है, तुम्हारा नवंबर में इन्होंने बोला है कि तुम्हारे पेपर लेंगे, नवंबर में ये तुम्हारे पेपर एग्जाम लेंगे जो टर्म 1 वाले हैं, उन्होंने इतना बोला है। जुलाई में इन्होंने बोला है कि हम सिलेबस निकालेंगे, तुम्हारा जो भी तुम्हारा टर्म 1 और टर्म 2 के सिलेबस है वो अभी जुलाई में इन्होंने कहा है कि निकाल देंगे। ये जुलाई का एंड भी हो सकता है, ये अगस्त की स्टार्टिंग भी हो सकती है, ठीक है, तो अगस्त के स्टार्टिंग के भी 7-8 दिन तुम मान सकते हो, जा सकते हैं तुम्हारे। तो यहां पे आ गया तुम्हारा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। अब एक टिपिकल केस लेते हैं एक बच्चे का, वो क्या सोचेगा कि भाई नवंबर में मेरे एग्जाम है, अक्टूबर का जो मेरा टाइम है इसका आखिरी के अराउंड 20 दिन, मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि जो तुम्हारे आखिरी के अराउंड 20 डेज हैं, ये जो 20 दिन है, ये सारे 20 दिन तुम अपने रिवीजन के लिए बचा के रखना। भाई जो इस टाइम पे तुम पूरा चंक पढ़ोगे, उस चंक को रिवाइज भी तो करोगे, तो ये रिवाइज का टाइम तुम निकालोगे 20 दिन। क्या इतनी बात क्लियर हुई? और यहां पे सिलेबस आएगा और यहां पे तुम मान सकते हो तुम 10-15 दिन, जो भी टिपिकल बच्चा होगा वो यहां के अराउंड 10 दिन तो सिलेबस आया है, अब सिलेबस को प्रिंट करवाएगा, फिर उसके बाद देखेगा कि उसके लिए क्या बुक सही रहेंगी, फिर तैयारी शुरू करेगा। तो मोटा मोटा हम यहां मान सकते हैं कि 20 दिन यहाँ के, 30 दिन यहाँ के, 10 दिन यहाँ के, मतलब कि टोटल तुम्हारे जितने भी ये दिन हैं, ये 60 दिन तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए होंगे। क्या? तुम्हारी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हुई? ये 60 दिन तुम्हारे कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, जितने भी चैप्टर्स ये बताएंगे 50% में। इतनी बात क्लियर हुई। बट अगर
अगर ये बात सही रही जो मैं बता रहा हूं कि ये मेरे मेरे हिसाब से बहुत चांसेस है कि ऐसा होगा, अगर कोई किसी बच्चे ने ये सब पहले से ही कर रखे होंगे, जो कि 7 सिलेबस निकाले, उन्होंने 7 चैप्टर निकाले, उसमें से उसने 4 पहले ही कर रखे होंगे, तो उसके यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पे उसका रिमेनिंग होगा, क्योंकि कुछ चैप्टर्स तो उन्होंने कंप्लीट, उसने उस समय कंप्लीट करके रख लिए जिस समय और बच्चे मजे कर रहे थे कि अभी सिलेबस आन दो आराम से करेंगे। उस समय पे इस बच्चे ने ये सारे जो चैप्टर्स हैं जो उसने ऑलरेडी पढ़ रखे थे, मैं ये नहीं कह रहा कुछ नया पढ़ो, नया मत पढ़ो, जो ऑलरेडी कर रखा है उसको एमसीक्यू के लिए रिवाइज करो, कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो अब उसके पास यहां पे टाइम बचेगा, अब उसका जो बर्डन है वो बर्डन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इस बर्डन कम होने से एक और फायदा क्या होगा भाई, एमसीक्यूज पहली बार आ रहे हैं तो उनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो उतना फायदा है। तो यहां पे उसके जो 20 दिन है ये 20 दिन और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके पास सिलेबस तो अब कम ही बचा है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो ये है इसका फायदा। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा जितना मैंने समझाया, मैंने पूरी कोशिश करी अच्छी तरह समझाऊं। तो जितने भी चैप्टर तुमने अभी कर रखे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितने कर रखे हैं उनको एमसीक्यूज के लिए रिवाइज कर लो। अब भैया आप जो ये वर्ड बोल रहे हो एमसीक्यू के लिए रिवाइज कर लो, इसका मतलब क्या है? एमसीक्यू के लिए रिवाइज ये कैसे करते हैं, अब इसको ध्यान से समझना। मार्केट में जितनी भी किताबें आती हैं, कोई भी किताब तुम उठा लो, उन सबका माई बाप होता है एनसीईआरटी। सबको पता होगा, जितनी भी किताब आती है उसमें लिखा होता है ना कि एनसीईआरटी को फॉलो करके बनाई गई है जो भी, तो मतलब कि जितनी भी किताबें हैं वो सब एनसीईआरटी को देख के बनाई गई है। एनसीईआरटी इज बाप, मतलब सबसे ऊपर एनसीईआरटी है, उन्हीं को देख देख के कुछ तरीके से किसी ने बुक बना दी, कुछ तरीके से किसी ने बुक बना दी। तो पॉइंट ये है, अभी मेरा ये मानना है किसी भी बुक पे खर्चा मत करो जब तक तुम्हारा सिलेबस नहीं आ रहा है। जब तुम्हारा सिलेबस आ जाएगा, तुम्हारा भैया आके तुम्हें ऑनेस्ट ओपिनियन दे देगा कौन सी मार्केट में आई है वो बढ़िया है बुक, ठीक है? अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी तो ले लेना। अभी जब तक सिलेबस नहीं आ रहा है, कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी बेकार की बुक लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो तुम्हारी एनसीईआरटी है उसको लाइन बाय लाइन रीड करो, वहीं से एमसीक्यू निकल के आएंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे जेई का एमसीक्यू लाके तुम्हारे 10वीं में दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो तुम्हारे एनसीईआरटी है उसी की लाइन में से कोई एमसीक्यू निकल के आ जाएगा। एसएसटी हो गई तो डेट आ गया, साइंस हो गए तो भाई मान लो साइंस में ऐसा भी आ सकता है कोई क्वेश्चन कि भाई ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक डायग्राम बना दिया तुम्हारा, मान लो हार्ट का डायग्राम, यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी, यहाँ पे लिख दिया सी, यहाँ पे लिख दिया डी, ठीक है? और तुम्हें ऑप्शन में बोल दिया कि ए बताओ कौन सा है, ए का नाम क्या है, तो तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी और डी। इन चारों में से तुम्हें ए की जो लेबलिंग है, क्या चीज है ये इस वाले हार्ट के डायग्राम में, वो लिख दिया, उन ऑप्शन में से टिक करो। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो तुम्हारे क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, इसका कुछ काम नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर हुई है ना? तो मेरा ये बोलना है कि तुम एनसीईआरटी रीड करो सिर्फ, ठीक है? जितने चैप्टर्स तुमने कर लिए हैं ये वाले, ये जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं, इन सारे चैप्टर्स की मैथ्स में अभी बताऊंगा क्या करना है। साइंस हो गया तुम्हारा, सोशल साइंस हो गई तुम्हारी, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, या फिर तुमने और कोई इसके अलावा भी सब्जेक्ट ले रखा है, तो इन सब के लिए मात्र अभी बैठ के एनसीईआरटी बंद से रीड करो, ठीक है? बैठो और एनसीईआरटी रीड करो, बस, और कुछ नहीं करना। बच्चे और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तुम सिर्फ एनसीईआरटी रीड करो। और जो बच गया तुम्हारा, अब क्या बच गया? अब बच गया भैया मैथ्स। अब मैथ्स के लिए तुम्हें क्या करना है, देखो मैथ्स की चीज समझाता हूं। मैथ्स में एक क्वेश्चन से एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है? मान लो एक क्वेश्चन है कि फाइंड रूट्स ऑफ x² - 2 = 0, ये बोल दिया तुम्हें, और ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करोगे तुम आंसर लिखोगे, जैसे सब्जेक्टिव पेपर में पूरा एक आंसर लिखते हो यहां पे, इसी को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। वो बस क्या करेंगे कि रूट्स ऑफ, समझ रहे हो? देखो अंतर देखना, रूट्स ऑफ x² - 2 = 0 आर, और यहां पे 4 ऑप्शन दे दिए। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो मैथ्स में ऐसा नहीं है कुछ अलग से उठ के आ जाएगा। हाँ, तुम्हारे प्रूफ्स नहीं आएंगे, जो प्रूफ है उनको करने की जरूरत नहीं है, अब वो तो आने ही नहीं है, एमसीक्यूज में कैसे प्रूफ पूछ लेंगे। बट हाँ, जो तुम्हारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में तुम करते थे उसको अब तुम्हें ऑब्जेक्टिव में ऐसे करके पूछ लेंगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़े हाई लेवल भी हो सकते हैं, थोड़े इससे भी बिल्कुल जो बच्चे लेवल होता है वैसा भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो एक बात समझो, मैं तुम्हें ना एक और चीज बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। जो हम जेई का एग्जाम दिया था, ठीक है, मैंने जेई क्लियर करा है, तो जेई का जो एग्जाम होता है वो भी एमसीक्यू होता है। उसमें हमारे को 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट समझाई जाती थी। पहली चीज, यहां पे तुम क्या करोगे, तुम यहां पे एक स्टेटमेंट लिखोगे, फिर उसके बाद लिखोगे x² - 2 = 0, x² = 2, फिर तुम लिखोगे कि x = ±√2, है ना? फिर लिखोगे कि द आंसर इज, एक स्टेटमेंट लिखते हो ना तुम, द आंसर इज +√2 और -√2, इस तरह से तुम स्टेटमेंट लिखते हो।
तुम्हें जब एमसीक्यू करना होता है ना, स्टेटमेंट लिखना नहीं होता, सजा के किसको दिखाना है। तुम्हें एक रफ पेपर दिया गया होगा, उस रफ पेपर में जल्दी जल्दी तुम्हें हर चीज को सॉल्व करके टिक करना है बस। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो तुम्हें अब इस टर्म 1 के लिए सजा के लिखना नहीं सीखना, ठीक है। ये कोशिश करो कि कैसे मैं जल्दी टाइम कम लगा सकता हूं। टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब हम जेई का एग्जाम देते हैं, इसलिए हमें बोला जाता है कि जब भी तुम कोई एमसीक्यू सॉल्व करो या कोई डीपीपी सॉल्व करो या कोई भी तुम्हारा सैंपल पेपर सॉल्व करो तो टाइम से करो, और कोशिश करो कि टाइम से पहले कवर हो जाए, जिससे कि तुम्हारी स्पीड बढ़ जाए। तो जिसकी ज्यादा बड़ी स्पीड होगी वो जल्दी अपने एमसीक्यूज को कवर कर लेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो अब तुम्हें यह फोकस नहीं करना कि भैया स्टेप्स के नंबर तो मिलने ही नहीं है और किसी को दिखाना नहीं है, रफ पेपर तुम फाड़ के फेंक दोगे बाद में। तो ये मत सोचो कि स्टेप्स कैसे लिखने हैं, क्या करना, नहीं, जितना जल्दी हो सकता है, जितनी अच्छी ट्रिक्स तुम निकाल सकते हो उससे अपने एमसीक्यूज को या क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है ना, उसको या तो तुम यूट्यूब पे देख सकते हो कि इसको करने की ट्रिक क्या है ना, इसको जल्दी करने का क्या मेथड है, वो सब सीखना स्टार्ट कर दो मैथ्स के लिए, ठीक है। दूसरा, कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना, इन सभी में मैं बोल रहा हूं और मैथ्स में भी बोल रहा हूं। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, रटना नहीं है। एमसीक्यू कहीं से भी उठ के आ सकता है, ठीक है। पहले हम रट लेते थे ना कि ये वाला सवाल आया तो ये कर देंगे, अब ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है सवाल तुम्हारा एनसीईआरटी से उठ के आएगा, सवाल कहीं से भी आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना, ये देखना कि ये सवाल और ये सवाल, दो सवाल तुम्हारे सामने हैं, ये सवाल कैसे सॉल्व हुआ और इसमें ये वाला सवाल इस तरीके से सॉल्व क्यों नहीं हुआ और ये वाला सवाल इस तरीके से सॉल्व क्यों नहीं हुआ। थोड़ा ऐसे ऐसे दिमाग लगाओ, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, कि भाई हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों लगाया और यहीं पे ये फॉर्मूला क्यों लगाया, ये थोड़ा दिमाग लगा के हमें करना होता है। ये हो गया तुम्हारा मैथ्स के लिए, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा एसएसटी साइंस हिंदी के लिए। इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें बोली हैं वो सारी मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, जितने भी मेरा दिमाग मैंने बैठ के एनालाइज करा उसके हिसाब से बोला है, ठीक है। कहीं पे भी मैंने तुम्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई है जिससे तुम्हारा नुकसान होगा। तुम अभी कर लो चाहे बाद में कर लो, ठीक है, फायदा तुम्हारा अभी होगा। अभी तुम कर लोगे तो बाद में भी तुम्हारा फायदा हो सकता है। मान लो ये ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ चलो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि ये टर्म 2 में आएगा, बट अगर टर्म 2 में भी आया तो क्या हो गया, पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, टर्म 2 में और आसानी हो जाएगी। टाइम को वेस्ट मत करो। मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि भैया अभी तो सिलेबस आने दो उसके बाद ही देखेंगे, नहीं, आराम से यार, इतनी बड़ी चुनौती आई है उसको भी आराम से हम मिलके फेस करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तुम्हारा भैया यहाँ पे खड़ा है, जो भी होगा बेस्ट मैं तुम्हारे लिए प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी मेरी तरफ से बेस्ट होगा सारे फाइनेंसेस में लगा दूंगा, जो भी होगा सब कर दूंगा, बट तुम्हें अच्छा रिजल्ट लेके आना है और आराम से पढ़ो, ठीक है। लाइफ में यार आगे बहुत बड़े बड़े अलग अलग चुनौतियां आती हैं, तो इतनी सी चुनौती से हम डर जाएंगे क्या? बस इतनी सी चुनौती से डर जाएंगे, मिलके साथ में पार करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अच्छी तरह दम लगा के पढ़ो, तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। बाय, चलो जाओ पढ़ लो।